विजय तिवारी भूगोल के प्रैक्टिस सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो चलिए यहां पर भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं और सभी लोग जितने लोग जो है आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें जिससे ज्यादा लोग इस जो है सेशन से जुड़ सकें। चलिए तो आप लोग फटाफट जो है आंसर करेंगे। तो हमारा पहला सवाल यहां पर क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो यहां पर सोलर सिस्टम की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था या फिर जेएल बेयर्ड ने किया था, कापरनिकस ने या केपलर महोदय ने किया था? आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे, सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहां पर सौर प्रणाली की खोज किसने किया है। सौर प्रणाली की खोज किसने किया है? और जिसने भी सौर प्रणाली की खोज किया है उसको जो है उसको मान्यता जल्दी नहीं मिल रही थी, उसको जल्दी मान्यता नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि यहां पर सौर प्रणाली में सोलर सिस्टम में यह कहा गया था कि सूर्य केंद्र में है और इससे पहले जो मान्यता यह थी कि केंद्र में पृथ्वी है, इसीलिए उस व्यक्ति को मान्यता नहीं मिल रही थी। तो आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि सौर प्रणाली की खोज किसने किया है। फटाफट कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए गुड आफ्टरनून, एक तरफ से सब लोग कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सब लोगों को गुड आफ्टरनून। चलिए कमेंट करेंगे आप सब लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट करेंगे। यहां पर हम आपको बता देते हैं कि यहां पर गैलीलियो ने किसकी खोज किया था? दूरबीन की खोज किया था, दूरबीन की खोज किया था। यह बात ध्यान रखेंगे, दूरबीन की खोज किया था गैलीलियो ने। और यहां पर कापरनिकस महोदय ने सौर प्रणाली दिया था, यानी कि केंद्र में सूर्य का सिद्धांत दिया था। सूर्य जो है केंद्र में है और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? ग्रह चक्कर लगाते हैं। यह किसने कहा था? यह कहा था कापरनिकस महोदय ने, और इसे कहते हैं कापरनिकसीय क्रांति के नाम से जानते हैं। कापरनिकसीय क्रांति के नाम से जानते हैं। बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया यहां पर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना है आज। चलिए तो यहां पर सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसे क्या पुच्छल तारा कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं या ग्रह कहते हैं? तो हम आपको यहां पर बता देंगे, या ग्रह कहेंगे, उपग्रह कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहते हैं या पुच्छल तारा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रह किसे कहते हैं? ऐसा खगोलीय पिंड जो तारों का चक्कर लगाता हो। किसका? तारों का चक्कर लगाता है, या तारों का चक्कर लगाता है। और ऐसा खगोलीय पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाता है, ग्रहों का चक्कर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपग्रह के नाम से जानते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह, मंगल व बृहस्पति के बीच में स्थित जो खगोलीय पिंड हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? स्थित खगोलीय पिंड को हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्षुद्र ग्रह कह रहे हैं। पुच्छल तारा जो होते हैं ये गैसों के बने पिंड होते हैं, गैसों के पिंड होते हैं, और ये कभी सूर्य के पास में चले जाते हैं तो जलने लगते हैं, जिसे हम पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सब लोग कमेंट करेंगे यहां पर, क्या कहेंगे? बिल्कुल सब लोग यहां पर, सभी लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं ए मतलब ग्रह कहते हैं। खगोलीय पिंड, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वह ग्रह कहलाता है। खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य का चक्कर लगाता है, उसे हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास ना तो ऊष्मा और प्रकाश है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है लेकिन ग्रहों का चक्कर लगाता है, उसे हम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम उपग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया यहां पर? तो यहां पर ए इज द राइट आंसर है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल
अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है अगला सवाल कह रहा है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। आप सब लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। आ चुका है किसी ग्रह के, ध्यान रखिएगा किसका चक्कर लगा रहा है। मान लेते हैं कि यह ग्रह जो है पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी ग्रह है। और पृथ्वी ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले हैं, इसके जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले हैं उसे हम क्या कहते हैं। जहां पर कोई खगोलीय पिंड होगा, इस पिंड को हम क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग। इसको हम कहेंगे ग्रह कहेंगे, उपग्रह कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे या सौर तारा कहेंगे। क्या कहेंगे? सब लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। यहां पर सभी लोग कमेंट करेंगे। कमेंट करेंगे आप सब लोग, बिल्कुल सब लोग कमेंट करेंगे। एक तरफ से जवाब आ रहा है, क्या कहते हैं इसको? हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जिन्होंने लगाया है बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने लगाया है बी, बिल्कुल करेक्ट है। श्वेता, प्रियंका, संगीता, अन्नू, प्रभाकर, काजोल, शक्ति, अमिता, ज्ञानचंद, सलोनी, प्रियंका, तेजस्वी, निधि, फारूकी, सब लोग कमेंट कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, बी आंसर कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोग जो है यहां पर बी आंसर कह रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। यहां पर न्यूटन महोदय ने, केपलर ने, कापरनिकस ने या गैलीलियो ने? किसने जो है किसने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया है? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग। एक तरफ से जवाब आना चाहिए, एक तरफ से जवाब आना चाहिए। चलिए, ग्रहों का नियम किसने प्रतिपादित किया है? ग्रहों का नियम गति किस प्रकार से ग्रह गति करते हैं? ग्रह गति करते हैं जब सूर्य के पास में आते हैं तो उनका जो है भूअक्षीय गति जो है बढ़ जाती है। और यह प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन महोदय, केपलर महोदय, कापरनिकस, गैलीलियो। तो कापरनिकस ने क्या किया था? कापरनिकस ने क्या किया था? यहां पर सौर प्रणाली की खोज किया था। ध्यान रख लीजिएगा, सौर प्रणाली की खोज किया था यहां पर। और यहां पर गैलीलियो ने किसका खोज किया था? दूरबीन का किया था। और यहां पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, ध्यान रख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण की बात कही थी, यहां पर खोज किया था। और यहां पर केपलर महोदय ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन केपलर महोदय। बिल्कुल राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है, चलिए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बी है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ध्यान रखिएगा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ग्रह की बात किया है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूछ रहा है। तो हम आपको बता देते हैं सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, कितना हो गया? यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने ग्रह हैं? ग्रहों की संख्या कितनी है? बिल्कुल यहां पर 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। ए इज दी राइट आंसर है। सब लोगों ने ए लगाया है कि नहीं लगाया है? बिल्कुल लगाया है, ए लगाया है। एक भी व्यक्ति का गलत नहीं है। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। चलिए कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। 9 नहीं होगा, 8 ही होगा। 9 नहीं होगा, 8 ही होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सूर्य के चारों ओर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है,
अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम आपको बता देते हैं कि जब सूर्य के दो प्रकार की दूरी होती है, एक तो अधिकतम दूरी होती है, एक न्यूनतम। जब यहां पर न्यूनतम दूरी होती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रह, उसका जो है क्या होगा, गति तीव्र हो जाता है। गति क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की गति क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। और जो बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, जो बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखेंगे, ध्यान देंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? फटाफट कमेंट करके बताएंगे, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अगर आप प्रयागराज में हैं तो भी वहां पर आपको भी तारामंडल दिखाई देगा, आर्टिफिशियल, लेकिन यहां पर जो है आपको बताना है कि रियल में कितने तारामंडल हैं। 87, 88, 89, 90, करीबी मामला, करीबी मामला, एकदम करीबी मामला है, करीबी मामला है। फटाफट कमेंट करके बताएंगे कितना तारामंडल है, फटाफट कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, यहां पर सभी लोग कमेंट करेंगे कितना तारामंडल है। फटाफट कमेंट करेंगे तारामंडल की संख्या कितनी है। बिल्कुल यहां पर जवाब सही आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 88 तारामंडल है। कितने हैं, 88 तारामंडल हैं, जिसकी खोज अभी तक हो चुकी है। 88 तारामंडल है, क्लियर हो गया। 88 तारामंडल है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत, कोलंबस नहीं है, ओलंपस पर्वत जो है ये किस ग्रह पर पाया जाता है, किस ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया। फटाफट कमेंट करेंगे निक्स ओलंपिया कहां पर है, बुध पर है, शुक्र पर है, पृथ्वी पर है, मंगल पर है, कहां पर है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया कहां पर पाया जाता है, कमेंट करेंगे आप सब लोग निक्स ओलंपिया। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, निक्स ओलंपिया की बात कर लेते हैं। और इतना आपको हम बता देते हैं, यह ग्रह की वैसी बात कर रहा है जिसके पास दो ग्रह होगा, फोबोस और डिमोस। फोबोस जो है उपग्रह पाया जाता है उसके पास में, फोबोस उपग्रह, और डिमोस उपग्रह उसके पास क्या पाया जाएगा, डिमोस उपग्रह पाया जाता है। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे ये जो फोबोस और डिमोस उपग्रह की बात हो रही है, किस ग्रह की बात हो रही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल में से कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आया है, राइट आंसर डी, मंगल के बारे में बात हो रही है। मंगल पर निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। एक तरफ से सब लोग यहां पर रागिनी, कंचन, पल्लवी, सोनी, ज्योति, चंद्रिका, आयुष, दिलीप, प्रगति, प्रीति, खुशबू, सुरेंद्र, सोलोनी, शशि, पारुल, नेहा, सब लोग एक तरफ से सब लोग कह रहे हैं, एक तरफ से कह रहे हैं बिल्कुल यहां पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है, पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। चलिए तो हम आपको बता देते हैं पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। तो यहां पर दो प्रकार के ग्रह होते हैं, दो प्रकार के ग्रह है, एक तो है बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है यहां पर, पृथ्वी है यहां पर, मंगल है यहां पर। इसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इस आंतरिक ग्रह को ही हम पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। और यहां पर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस ग्रह को हम वाह्यतम ग्रह के नाम से जानते हैं, वाह्यतम ग्रह के नाम से जानते हैं, आउटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आउटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो अब आप बता सकते हैं पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, गिनती कर लीजिएगा। एक है, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हैं। राइट आंसर क्या होगा, बी,
बिल्कुल राइट आंसर है बी। अगर आपने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, अगर आपने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चलिए बहुत अच्छा, एक तरफ से यहां पर सब लोग 4 लगा रहे हैं, एक तरफ से सब लोग 4 लगा रहे हैं, बिल्कुल यहां पर बहुत अच्छा है। 444 नहीं होगा, 4 होगा, मात्र 4 होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग बताएंगे पार्थिव ग्रह नहीं है। यहां पर जैसे ही ऐसे प्रश्न बने वैसे ही क्या करेंगे, आप 3-4 बार गोला कर लेंगे, 3-4 बार गोला करेंगे और गोला करने के बाद जो है आप बताएंगे कि पार्थिव ग्रह नहीं है। नहीं पूछा है, यहां पर बुध नहीं है, शुक्र नहीं है, मंगल नहीं है या शनि नहीं है। कमेंट करेंगे, आप सब लोग कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फटाफट बताएंगे कौन सा इसमें पार्थिव ग्रह नहीं है, पार्थिव ग्रह नहीं है, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर डी है, पार्थिव ग्रह नहीं है, वह शनि है। बाकी बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। डी इज द राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। काफी लोगों ने यहां पर कमेंट किया है, काफी लोगों ने यहां पर शनि सैटर्न बोला है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है डी। चलिए अगले सवाल पर, नॉर्वे में कह रहा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कमेंट करके बताएंगे कब दिखाई देगा। 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को या 22 दिसंबर को? फटाफट कमेंट करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट करेंगे, यहां पर सब लोग कमेंट करेंगे किस डेट को दिखाई देगा, किस डेट को दिखाई देगा। कमेंट करेंगे, यहां पर सब लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये है, मान लेते हैं कि पृथ्वी है और ये जो है स्थिति है 0 डिग्री विषुवत रेखा की है। किसकी है ये? विषुवत रेखा की है, विषुवत रेखा की है। और इसके उत्तर में जब जाएंगे तो यह है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इसको हम कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। और यहां पर इसके दक्षिण की तरफ बात कर लेते हैं तो यह 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मकर रेखा है, मकर रेखा है 23.5 डिग्री। और ध्यान रखेंगे यहां पर 21 जून को लंबवत होता है और यहां पर हम बात कर लेते हैं 23 सितंबर को लंबवत होता है, 23 सितंबर को लंबवत होता है। यहां पर 22 दिसंबर को लंबवत होता है और यहां पर 21 मार्च को लंबवत होता है, 21 मार्च को सूर्य लंबवत होता है। तो जो यहां पर नॉर्वे है, नॉर्वे कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है नॉर्वे, उत्तरी गोलार्ध में यहां पर नॉर्वे है। और जब सूर्य 21 जून को लंबवत होता है, इसी समय नॉर्वे में आधी रात को सूर्य दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 21 जून को, 21 जून को यह दिखाई देता है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी है, राइट आंसर सी है 21 जून को, 21 जून को। समझ में आया? 21 जून इज द राइट आंसर है। चलिए फटाफट जो है सब लोग कमेंट किए हैं, काफी लोगों ने कमेंट किया है बी आंसर। बी नहीं होगा, 21 जून राइट आंसर होगा। इसका हमने पूरा डिटेल आपको बना दिया है, पूरा डिटेल आपने देख लिया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, सूर्य से दूरी कौन सी बात कर रहा है? अधिकतम की बात कर रहा है। अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर ये है सूर्य है, ये सूर्य है और इसके चारों ओर की अगर हम दूरी की बात कर लेते हैं तो एक दूरी जो होती है न्यूनतम दूरी होती है, एक दूरी जो है न्यूनतम दूरी है और एक दूरी को अधिकतम दूरी के नाम से जानते हैं। यहां पर अगर मान लेते हैं कि यह जो ग्रह है, इस ग्रह को हम कहते हैं पृथ्वी ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी की अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर है, यह अधिकतम दूरी है। न्यूनतम दूरी की बात कर लेते हैं, 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी न्यूनतम है। यहां पर यह स्थिति बन रही न्यूनतम दूरी और यह है पृथ्वी।
और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो कैसे जो है यहां पर याद रखेंगे उपसौर और अपसौर को। उप मतलब पास और अप मतलब दूर। उप मतलब पास और अप मतलब दूर। अप है वो यानी कि दूर है, तो यहां पर अपसौर मतलब दूर है। तो यहां पर दूरी क्या है, अधिकतम दूरी है, और यहां पर न्यूनतम दूरी है। तो ये उपसौर की स्थिति कब बनती है, 3 जनवरी को बनती है। 3 जनवरी की बनती है। और यहां पर अपसौर की स्थिति कब बनती है, 4 जुलाई को बनती है। कब बनती है, 4 जुलाई को बनती है। तो फटाफट कमेंट करेंगे, सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर, अपसौर, अपोजी या पिरीजी। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, क्या कहा जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे, यहां पर सब लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल कमेंट करेंगे। यहां पर बिल्कुल सब लोग बी आंसर कर रहे हैं। राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर है। अगर आपने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। अगर आपने बी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक ग्रह की अपने कक्ष में न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। कक्ष में अपनी न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरीजी। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर यह सवाल तो बहुत आसान है, यह सवाल बहुत ही आसान है। इसे हम क्या कहेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग। न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे। फटाफट कमेंट करेंगे, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। अभी हमने चित्र बनाया था, बिल्कुल उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। और उपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को होती है। कब होती है, 3 जनवरी को होती है। उस समय कितनी किलोमीटर दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में होती है, पृथ्वी सूर्य के बीच में, पृथ्वी सूर्य के बीच में जो है जो दूरी होती है देखा जाए तो वह 14.7 करोड़ किलोमीटर है। करोड़ किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर यह है। और अपसौर की बात कर लेते हैं तो 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को ऐसी स्थिति होती है। और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में, इस समय देखा जाए तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है, पृथ्वी सूर्य के बीच में जो दूरी है वह 15.21 करोड़ किलोमीटर है। करोड़ किलोमीटर की दूरी है। और इसे जो है अपहेलियन के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो यहां पर ए इज द राइट आंसर है। जिन्होंने लगाया है ए बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। खगोलीय एकक कहा जाता है। तो कितनी औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी सूर्य के बीच में औसत दूरी कितनी है जो खगोलीय एकक कहला रहा है। तो यहां पर 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ये कितनी दूरी है, ये औसत दूरी है। क्या है ये, औसत दूरी। किसके बीच में है खगोलीय एकक, बिल्कुल यहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। यानी कि राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए है। जिन्होंने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। जिन्होंने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो आप जानते हैं कि सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है।
नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और इस क्रिया के दौरान हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। किसमें बदलता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। तो अब आप कमेंट करके बताएंगे कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? क्या वह 71% है, 61%, 75 या 54% है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सब लोग कमेंट करके बताएंगे कितना परसेंट यहां पर है। फटाफट कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल यहां पर सब लोग एक तरफ से कह रहे हैं 71, 71, 71, 71। बिल्कुल 71 इज द राइट आंसर है, 71 इज द राइट आंसर है। अभी एक पार्ट हमारा बचा हुआ है, इसलिए उसको नहीं बता रहे हैं कि अगला विस्फोट होने वाला है। चलिए, अगला विस्फोट होने वाला है उसी पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? एक तारा है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तारा किसे कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? लिख दे रहे हैं, ऐसा खगोलीय पिंड, ऐसा खगोलीय पिंड, ऐसा खगोलीय पिंड जो ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश हो तथा वह अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता हो ग्रह कहलाता है। ठीक है, खगोली पिंड यहां पर बार बार आ रहा है। खगोली पिंड किसे कहते हैं? खगोली पिंड किसे कहते हैं? सुन लीजिएगा, ऐसा पिंड जो रात के अंधेरे में, जो रात में भी चमकता हो। तो आप सोच रहे होंगे कि सूर्य रात में कहां चमकता है? अरे सूर्य रात में भी चमकता है, बस आपकी तरफ दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर कमेंट करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? फटाफट बताएंगे कौन सा तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? फटाफट कमेंट करेंगे, देखते हैं आप लोगों का आंसर क्या है। बिल्कुल यहां पर सब लोग राइट आंसर दिए हैं, डी। सब लोग राइट आंसर क्या दिए हैं? डी इज दी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर ध्यान रखेंगे, जो यहां पर जो दिखाई दे रहा है, यहां पर सूर्य है। सूर्य का जो हमको दिखाई दे रहा है ये फोटोस्फीयर वाला, फोटोस्फीयर इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000, 10,000 सेल्सियस? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सब लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है। बिल्कुल यहां पर कई लोग जो है आंसर कर रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि यहां पर जो फोटोस्फीयर है इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो यहां पर सौर कलंक पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? सौर कलंक पाए जाते हैं। इस सौर कलंक का तापमान मात्र 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से अध्ययन करेंगे बिल्कुल आपका कोई सा भी एग्जाम रुकने वाला नहीं है। पूरा डिटेल अध्ययन करना है। और चंद्रा इंस्टीट्यूट अब आपका टॉपिक वाइज टेस्ट करा रहा है और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यहां पर हो रहा है। और प्रैक्टिस का नोट्स भी पूरा का पूरा पीडीएफ के साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर जा रहा है। तो आज ही चंद्रा इंस्टीट्यूट टेलीग्राम जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर आप प्रतिदिन हर विषय का आपको यहां पर विद आंसर आपको मिलने वाला है। चलिए, तो यहां पर अगले सवाल पर चलेंगे हम। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व
बहुतायत में पाया जाता है? आ गया वही सवाल, हाइड्रोजन 71%। और फिर यहां पर दूसरा कौन सा तत्व है, दूसरा कौन सा तत्व है? कमेंट करेंगे यहां पर हीलियम, नियान, आर्गन, ऑक्सीजन। फटाफट कमेंट करेंगे सब लोग कमेंट करेंगे कौन सा है यहां पर जो हाइड्रोजन के अलावा भी है, जो 26% के करीब में पाया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल यहां पर आंसर आ रहा है हीलियम का आंसर आ रहा है। सबसे ज्यादा क्या है दूसरे नंबर पर देखा जाए? हीलियम इज द राइट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ए इज द राइट आंसर है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, ये आपने पढ़ा था। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, ये आपने देखा था। और यहां पर दूसरे नंबर पर क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है। और एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है जब हाइड्रोजन की मात्रा कम और हीलियम की मात्रा अधिक होगी। और हीलियम की मात्रा जिस दिन सबसे अधिक हो गई, उसी दिन सूर्य में विस्फोट हो जाएगा और सूर्य समाप्त हो जाएगा, सौरमंडल पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। और ऐसा होने में लगभग 4.5 अरब वर्ष समय लगेगा, लगभग 4.5 अरब वर्ष समय लगेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने पर कितने मिनट का समय लग रहा है? कितने मिनट का समय लग रहा है? फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसका फिर आंसर करना है, इसका फिर आंसर करना है। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे यहां पर सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लेता है। मिनट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मिनट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.4 मिनट या 10 मिनट? फटाफट कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल एक तरफ से सब लोग यहां पर कह रहे हैं, सब लोग एक तरफ से कह रहे हैं यहां पर 8.3 मिनट। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा, 8.3 मिनट है, 8.3 मिनट। तो यहां पर 8.3 मिनट इक्वल टू 8 मिनट, 8 मिनट 18 सेकेंड के है। ध्यान रख लीजिएगा, दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर है। ये 8 मिनट 18 सेकेंड, ये दोनों वैल्यू बराबर है। ये 8.3 मिनट है, मतलब 3 मिनट का मतलब है कि 60 का जो है 60 का 30% यहां पर, वैसे यहां पर है, सेम चीजें हैं। समझ में आया? यहां पर राइट आंसर इसलिए आया क्या? 8.3, 8.3 है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ध्यान रख लीजिएगा, यह सूर्य है और इस सूर्य के सबसे पास में जो सबसे पास में ग्रह है यहां पर, तो यह है बुध है आपका, है कौन सा है? बुध है। और बुध के बाद कौन सा है? शुक्र है। और शुक्र के बाद कौन सा है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के बाद कौन सा है? मंगल है। पृथ्वी के बाद कौन सा है? मंगल है। मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद यहां पर देखा जाए तो शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। तो यहां पर बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है और अरुण के बाद वरुण है। ये स्थान आता है दूरी के क्रम में। तो यहां पर पूछ रहा है सबसे पास में, तो सबसे पास में कौन सा है? सबसे पास में बुध है। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। अगर यहां पर चाहे जो भी प्रश्न पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। यहां पर कौन सा आंसर होगा? ए राइट आंसर है। अगर आपने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, अगर आपने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब लोगों ने यहां पर सही आंसर किया है, यहां पर बिल्कुल सही आंसर किया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या
बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? कितने दिनों की संख्या होती है? फटाफट बताएंगे। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 356, 36, 88। कमेंट करके बताएंगे 56, 36, 88। 56, 36, 88 कौन सा सही है? फटाफट कमेंट करेंगे सब लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। 56, 36, 88। 56, 36, 88 में से कौन सा सही है? सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल यहां पर सब लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहां पर 88 इज द राइट आंसर है। 88, बिल्कुल 88 है। और यहां पर पृथ्वी पर कितना होता है? पृथ्वी पर कितना होता है? 365 सही, 1/4 दिन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। बहुत बेहतर प्रश्न है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। फटाफट कमेंट करेंगे चंद्रमा की तरह कलाएं किस ग्रह पर होती हैं? क्या मंगल है, बुध है, बृहस्पति है या शनि है? फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा है चंद्रमा की तरह कलाएं जहां पर होती हैं? चंद्रमा की तरह कलाएं कहां पर होती हैं? तो कलाएं चंद्रमा की तरह कहां पर होती हैं? तो ध्यान रख लीजिएगा, चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर वायुमंडल विहीन है। क्या है? वायुमंडल विहीन है। वायुमंडल विहीन होता है ये। और यह जो है, इसमें से कौन सा वायुमंडल विहीन है? बिल्कुल वायुमंडल विहीन है। कौन सा है? बुध जो है वायुमंडल विहीन है। तो दोनों जो है चंद्रमा की तरह क्या करते हैं? कलाएं करते हैं। यहां पर बुध इज द राइट आंसर है। कौन सा है? बुध इज द राइट आंसर है। चलिए, चंद्रमा की तरह कलाएं कौन करता है? बुध करता है। ध्यान रखेंगे, बुध राइट आंसर है। बुध राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह, सबसे ज्यादा चमकने वाला, उसे किसे कहते हैं? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध, जिसे सांझ का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ का तारा। सांझ का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी की बहन कहते हैं। पृथ्वी की बहन कहते हैं। और जिसको हम प्रेशर कुकर वाली दशा वाला, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह कहते हैं। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह, दशा वाला ग्रह कहते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर है। सब लोग सी लगा रहे हैं, सभी लोग सी लगा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सूर्य तथा पृथ्वी के, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। क्या वह जो है बुध है, शुक्र है, शुक्र है, बुध है, बुध है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है? ये सूर्य है। और सूर्य के बाद जो है यहां पर क्या पाया जाता है? बुध पाया जाता है। और बुध के बाद जो है कौन सा पाया जाता है? शुक्र पाया जाता है। और शुक्र के बाद जो है क्या पाया जाता है? पृथ्वी पाया जाता है। तो यहां पर पृथ्वी पाया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसके निकटतम ये दोनों हैं। इसके निकटतम यही दोनों हैं। कौन से दोनों हैं? बुध और शुक्र इसके निकटतम हैं। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर बुध शुक्र, शुक्र बुध, और बुध तथा मंगल, बुध तथा बृहस्पति। अब यहां पर कंफ्यूजन, अब यहां पर कंफ्यूजन है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये है
कि यहां पर बुध शुक्र दिया है, तो सबसे पहले कहां शुरुआत किया है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में शुरुआत किया है। तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। तो यहां पर बुध है और उसके बाद कौन सा है? शुक्र है। उसके बाद शुक्र है, इसलिए राइट आंसर क्या लगाएंगे? राइट आंसर ए लगाएंगे। चलिए, ए इज द राइट आंसर है। ए इज द राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं आप लोग। उम्मीद कम लग रही कर पाएंगे। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? किसके रूप में? देवी के रूप में करते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। सब लोग कमेंट करेंगे। यहां पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे क्या यहां पर राइट आंसर होगा। किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? यहां पर किसकी पूजा करते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। सब लोग फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर किसकी पूजा हो रही है? चलिए, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे। वीनस देवी की पूजा होती है। और वीनस किसे कहते हैं? वीनस किसे कहते हैं? वीनस की पूजा होती है, यानी कि वीनस देवी की पूजा होती है। तो फटाफट बताएंगे वीनस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसे कहते हैं मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मरकरी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको हम मार्स के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मार्स। और इसको हम अर्थ के नाम से जानते हैं। इसको हम अर्थ के नाम से जानते हैं। इसका मतलब वीनस मतलब शुक्र। बिल्कुल, यहां पर वीनस मतलब शुक्र की पूजा होती है। बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर ए है। जिन्होंने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे। सब लोग कमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। कौन सा है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह? सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? कमेंट करेंगे। सब लोग कमेंट करेंगे। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? चलिए, बिल्कुल यहां पर सब लोग कमेंट करेंगे। यहां पर सब लोग कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, बिल्कुल यहां पर हम आपको बता देते हैं कि एक ग्रह है जिसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग 95% तक पाया जाता है। इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा 95% पाया जाता है और इसी वजह से उसे हम प्रेशर कुकर वाली दशा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रेशर कुकर की दशा के नाम से जानते हैं। प्रेशर कुकर की दशा, प्रेशर कुकर की दशा के नाम से जानते हैं। इसी वजह से वह सबसे ज्यादा गर्म है, सबसे ज्यादा चमकीला है, सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? सी इज दी राइट आंसर होगा। सी इज दी राइट आंसर होगा। जिन्होंने सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। सी लगाने वाले बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है। चलिए, कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे। भोर का तारा किसे कहते हैं? और जिसे भोर का तारा कहते हैं उसे सांझ का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा उसे कहते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे। सब लोग कमेंट करेंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? किसे कहते हैं सांझ का तारा? बुध, शुक्र, मंगल या शनि? फटाफट कमेंट करेंगे। सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। राइट आंसर आना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही जवाब आया है। बिल्कुल सही जवाब है। शुक्र इज द राइट आंसर है। शुक्र इज द राइट आंसर है। इसके पास ध्यान लीजिएगा उपग्रह नहीं है। इसके पास उपग्रह नहीं पाया जाता है और इसके पास देखा जाए भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। उपग्रह नहीं पाया जाता है। उपग्रह नहीं है इसके पास। और यहां पर देखेंगे दो उपग्रह पाए जाते हैं। दो उपग्रह पाए जाते हैं और यहां पर सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास है। इसकी संख्या 82 है। 82 है, 82 है। चलिए, राइट आंसर यहां पर आपने बी लगा ही दिया है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल यहां पर क्या कह रहा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है?
पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। यहां पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी, चंद्रमा, शुक्र या सूर्य? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद नहीं लग रहा है, उम्मीद नहीं लग रहा कि आप लोग बता पाएंगे, उम्मीद नहीं लग रहा कि आप लोग बता पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग बता लिए तो समझ लीजिए कि छक्का लग गया है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर फटाफट बताएंगे पृथ्वी के निकट सबसे खगोलीय पिंड कौन सा है? खगोलीय पिंड कौन सा है? चलिए फटाफट बताएंगे। चलिए, तो पृथ्वी के निकट सबसे जो खगोलीय पिंड कौन सा है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। यहां पर सभी लोग कमेंट करेंगे, सब लोग जितने जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे आप सब लोग। यहां पर बी इज द राइट है, बी इज द राइट है। कई लोग सूर्य बता रहे हैं, कई लोग सूर्य बता रहे हैं। हमने खगोलीय पिंड के बारे में बताया है, ऐसा पिंड जो रात में चमकता है, ऐसा पिंड जो रात में चमकता है, रात में चमकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे है हम कहते हैं खगोलीय पिंड कहते हैं, उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। और यहां पर ध्यान देख लीजिएगा, सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड हैं। और पृथ्वी से कितनी दूर? यहां पर चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है मात्र। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, बी इज दी राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है लगभग? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। व्यास कितना है? लगभग 25,000 किलोमीटर, 25,000, 20,000, 12,800 और 6400 किलोमीटर। फटाफट कमेंट करके बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सब लोग कमेंट करके बताएंगे व्यास कितना है, व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास कितना है। फटाफट क्वेश्चन का आंसर देंगे सब लोग, क्वेश्चन का आंसर देंगे सब लोग। पृथ्वी पर पृथ्वी का व्यास कितना है? औसत बताना है, औसत बताना है। यहां पर सब लोगों को औसत बताना है। बिल्कुल यहां पर एक तरफ से सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल औसत यहां पर 12,800 है। वैसे देखा जाए 12,800 जो है 12,756 यहां पर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है पृथ्वी स्थित है। ये अंतिम सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अंतिम सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। और इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देकर के आप अपना अंतिम सवाल से संतुष्ट हो सकते हैं। पृथ्वी स्थित है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। चारों ऑप्शन पूरा डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। पृथ्वी स्थित है शुक्र मंगल के मध्य, मंगल बृहस्पति के मध्य, शुक्र बृहस्पति के मध्य या बुध शुक्र के मध्य। कमेंट करके बताएंगे पृथ्वी कैसे स्थित है। तो हम आपको बता चुके हैं, यहां पर देखेंगे, ध्यान देंगे। यहां पर यह है आपका सूर्य है और सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है उसे हम कहते हैं बुध कहते हैं। और बुध के बाद जो सबसे ज्यादा उससे बगल में है तो वह कौन सा है? शुक्र है, यहां पर है। शुक्र के बगल में देखेंगे तो वह आपका पृथ्वी आ जाता है। और पृथ्वी के बाद की अगर हम बात कर लेते हैं तो वह मंगल आ जाता है, वह मंगल आ जाता है। मंगल के बगल में देखा जाए तो बृहस्पति आ जाता है। और बृहस्पति के बाद देखेंगे, बृहस्पति के बाद देखेंगे तो वह शनि आ जाता है। कौन सा आ जाता है? शनि आ जाता है। और शनि के बाद देखेंगे तो अरुण, और अरुण के बाद देखेंगे तो वरुण आ जाता है। अरुण है और अरुण के बाद वरुण आ जाता है। तो यहां पर क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी स्थित है, किसके बीच में स्थित है? बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? बुध और यहां पर बुध जो है, यहां पर देखेंगे, सॉरी यहां पर देखेंगे किसके बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में है। शुक्र और मंगल कहां है? ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर है। जिन्होंने ए लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है।
ए इज दी राइट आंसर है। चलिए कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने किया, सबके नाम यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। बिल्कुल यहां पर अलका, जागवी, रितेश, शालिनी, तेजस्वी, हेमलता, सुप्रिया, निधि गुप्ता, सब लोगों ने ए लगाया है, सब लोगों ने ए लगाया है। तो हम आपको बता देते हैं, हम आपको बता देते हैं, बिल्कुल सही आपने लगाया है ए। तो चंद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से करंट अफेयर्स की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास 5 अगस्त से, ध्यान रख लीजिएगा, 5 अगस्त से, 5 अगस्त सुबह 5:45 पर, 5:45 पर आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी। और अभी इसके बाद जो है, इसके बाद संविधान की क्लास चलने वाली है, इसके बाद संविधान की क्लास चलने वाली है। और आप सब लोग जुड़े रहेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट चैनल से। और फिर से हम आपको बता देते हैं कि कल 1 बजे दोपहर में, 1 बजे दोपहर में फिर से ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन चालू होगा। तो आप सब लोग दोपहर में 1 बजे जरूर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय चंद्रा। अगस्त का महीना और क्रांति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चंद्रा इंस्टीट्यूट ले आया है आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल नए बैच 16 अगस्त से। आरओ, बीईओ, एसएससी फाउंडेशन, यूपीपी, यूपीएसआई, प्यारे साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट लेवल फर्स्ट, मेंस, केवीएस, पीआरटी, ड्रीएसबी, ये सभी बैच 16 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। एलटी ग्रेड 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। जीएस की क्लास आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी पहले से। यूपी ट्रिपल पेट 1 सितंबर, सामान्य अध्ययन 16 अगस्त से, यूजीसी फर्स्ट पेपर 16 अगस्त से। आप सभी साथियों को चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे महाबचत ऑफर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 60% की भारी छूट आप सभी साथियों को मिल रहा है। चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नेम, मोबाइल नंबर, आईडी, पासवर्ड आप बना लेंगे स्वयं। ये मोबाइल नंबर दे दिया जा रहा है। आप चंद्रा के सभी ब्रांचेस के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, चंद्रा इंस्टीट्यूट यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप सभी साथियों को एक मौका दे रहा है। 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 50% कोर्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और अन्य सभी बैचेस जिनकी जानकारी दी गई वो बिल्कुल नए लाइव बैच, 90% लाइव और 10% रिकॉर्डेड, ये देता है चंद्रा इंस्टीट्यूट। सारी बातें हम आपको पहले से क्लियर कर दे रहे हैं। जिन साथियों ने पहले चंद्रा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, आप उनसे एक बार चंद्रा इंस्टीट्यूट के बारे में पूछिए। 1-2 एग्जाम दिए हैं तो जरूर जानिए, खुद ही आप समझ पाएंगे। मैक्सिमम आपको सिलेक्टेड मिलेंगे भाई, सिलेक्टेड मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।